Good morning, students. Class 8th. Welcome again to your SST classes. So, class 8th, we are studying lesson number 4 of history, that is about tribal people and colonialism. ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट ट्राइबल पीपल कि ये लोग कैसे होते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या सोशल कस्टम्स को फॉलो करते हैं, कैसे अपने ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन करते हैं और फला फला चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी. अब आज हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइब्स. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइब्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एज पर रीजन. तो अलग अलग जगहों पर ये लोग रहते हैं, अलग अलग इनकी कम्युनिटी का नाम है, अलग अलग ये लोग भाषाओं में बातें करते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो रीजन के हिसाब से अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? द वेरियस ट्राइब्स ऑफ इंडिया लिव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. मतलब हमारे देश के अलग अलग कोने में ये लोग रहते हैं. इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स विद रिगार्ड टू ट्राइबल पॉपुलेशन. तो 3 जोन को हम लोग भारत में 3 जोन को लगभग 3 हिसाब से बांट सकते हैं अगर हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो. इन जोन्स का नाम क्या है? पहला हो गया नॉर्थ, सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन और थर्ड हो गया आपका सेंट्रल जोन. ठीक है, पहला हो गया आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, सेकंड हो गया आपका सेंट्रल जोन और थर्ड हो गया आपका सदर्न जोन. अगर हम ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ पे इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन एज पर रीजन में आप लोगों ने क्या समझा? इसका मतलब हम लोगों ने ये समझा कि जो हमारा कंट्री है, इंडिया है, इसमें जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन वाले जो लोग होंगे ट्राइबल कम्युनिटी, उस वहाँ पे जो लोग रहते होंगे मैप में, उसको हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में रखेंगे. जो बीच में रहते होंगे मध्य प्रदेश वगैरह के जो लोग होंगे उनको हम लोग सेंट्रल जोन में रखेंगे और जो लोग साउथ के स्टेट्स में होंगे उसको हम लोग सदर्न जोन में रखेंगे. क्लासिफिकेशन एज पर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनको हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? पहला, दे प्रैक्टिस वन और अ मिक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़. जैसे कि कुछ ट्राइबल्स हंटिंग और गैदरिंग करते होंगे, ठीक है, मतलब शिकार खेलते होंगे जानवरों का और उससे अपना जीवन यापन करते होंगे. कुछ पास्टोरलिज्म करते होंगे, मतलब भेड़ बकरी वगैरह चराते होंगे. कुछ कल्टीवेशन करते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर. कुछ का काम है क्राफ्ट्स वर्क, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है टिम्बर वगैरह, उसका डलिया वगैरह बना देना. कुछ ट्रेड एंड सर्विसेज करते हैं. कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है, वो लोग डांस वगैरह करके म्यूज़िक वगैरह अपने जो रीजनल उनका म्यूज़िक है, जो भी लोकल म्यूज़िक है उसको अपना करके लोगों को एंटरटेन करके पैसा कमाते हैं. हिस्ट्री रिवील्स में पढ़ लो. वेरिन एल्विन वॉज अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वेरियर एल्विन, who lived among the Baiga and Khon tribes of central India to study their lifestyles. He recorded many folk songs of the Baigas expressing the hardships they underwent under British rule. ठीक है, तो वेरियर एल्विन ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं बच्चों जो ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो इंसानों के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान जैसे कि बहुत जो पुराने ज़माने से किस तरीके से मॉडर्निटी की तरफ आता गया है उसके बारे में ये लोग पढ़ते हैं. तो वेरियर एल्विन ने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़ने के लिए वो कहाँ गए? बाइगा और खोन ट्राइब्स जो हैं सेंट्रल इंडिया में, जैसे जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे वो गए, उनके साथ मिल गए, उनके साथ रहने लगे और उनकी लाइफ स्टाइल्स को नोट किया. वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फोल्क सॉन्ग्स को नोट किया, मतलब जो लोग भी वो लोग विवाह वगैरह पे गाया करते होंगे ऑफ द बाइगास, और एक्सप्रेसिंग द हार्डशिप्स दे अंडरवेंट अंडर ब्रिटिश रूल. और फिर ये भी नोट किया कि उन लोगों से बातें की और उन लोगों से ये चीज़ें समझा कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे देश में तो उनको क्या क्या परेशानियां हुई थी. क्लासिफिकेशन एज पर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारे ट्राइबल्स को हम लोग 3 कैटेगराइज कर सकते हैं 3 तरीके से. जैसे कि लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ को, जैसे कि पहला हो गया आपका तिब्बतो चाइनीज़, सेकेंड हो गया मुंडा और थर्ड हो गया द्रविडियन. देखो, तिब्बतो चाइनीज़ जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मिलेंगे जोन में. फिर हो गया आपका मुंडा आपका बीच में मिलेगा, वही मध्य प्रदेश वगैरह जो सेंट्रल जोन है. और द्रविडियन जो है आपका वो साउथ के स्टेट्स में मिलेगा जो कि सदर्न जोन है.
रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इनको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। इंडो आर्यन, आर्यो द्रविडियन, साइथो द्रविडियन, तुर्को ईरानियन, द्रविडियन, मोंगोलॉइड एंड मोंगोल द्रविडियन। तो इतने ग्रुप्स में हम लोग इनको मतलब इनके जो भी इनका रंग है, गोरा, काला, गेहुआ, अलग अलग तरीके के, जो एक बहुत ज़्यादा काले होते हैं, एक थोड़ा सा कम होते हैं, इस तरीके से हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन एज पर लेवल ऑफ कांटेक्ट, कि मतलब ये लोग इंसानों से मतलब हमारे जैसे लोगों से कितना कांटेक्ट में है, इसके बेसिस पर अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो देखो क्या लिखा है, नॉट ऑल द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया मेंटेन कांटेक्ट विद आउटसाइडर्स। तो सारे के सारे ट्राइबल्स तो कांटेक्ट नहीं करते हैं आउटसाइडर्स से। द लेवल ऑफ कांटेक्ट विद आउटसाइडर्स डिफर फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब। लेकिन उन्हीं में अगर हम बात करें तो कुछ ट्राइब्स जो हैं वो थोड़ा बहुत लोगों से मिलजुल जाते हैं हमारे जैसे लोगों से। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे वेरियर एल्विन गए थे इन लोगों के साथ में रहने के लिए, तो ज़रूर इन लोगों को पता चल गया होगा कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे साथ रहने आया है, तो इन लोगों ने उसको रहने की इजाज़त दी होगी। वहीं अगर हम कुछ ट्राइबल्स की बात करें कि वो लोग इनको रहने की इजाज़त ही नहीं देंगे किसी को, दूर से ही तीर बाण लेके खड़े हो जाएंगे, कोई आ रहा है इनको मारो मारो भगाओ, ऐसे ही स्ट्रेंजर है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो कुछ ट्राइबल होंगे जो कि अपना धनुष बाण जो भी उनके साथ होगा वो सब लेकर के अपना खड़े हो जाएंगे, इसको तो भगाओ यहाँ से, कहाँ हमारे बीच में आ गया। लेकिन कुछ जो है वो वेलकम भी करेंगे। तो इस तरीके से अपना आप लोग समझ सकते हो कि कुछ कंप्लीट आइसोलेशन में रहते हैं, लेकिन कुछ पार्टली आइसोलेशन में रहते हैं। वो मॉडर्न लोगों से भी उनका संपर्क होता है। आगे, द वे ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिव्ड, तो कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते थे इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्या लिखा बच्चों, इन द 19th century द ब्रिटिश हैड फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड द कॉलोनियल रूल इन ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। ऐसे बताने वाली बातें नहीं है, शुरू से आप लोग यही पढ़ते जा रहे हो। 19th century में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में पूरी तरीके से कॉलोनियल रूल को स्थापित कर लिया था। अब ट्राइबल्स जो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर रह रहे थे और अलग अलग डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में बिलोंग थे, ये भी इसके अंडर में आ गए। क्लास 7th में आप लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था रिगार्डिंग ट्राइबल्स। अभी हम लोग कुछ डिटेल्ड अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं ट्राइबल्स का। ट्राइबल्स एज झूम कल्टिवेटर्स। तो अब झूम कल्टीवेशन क्या होता है और ट्राइबल्स जो हैं झूम कल्टीवेटर में क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, कुछ ट्राइबल पीपल जो है वो झूम कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं, और या भाई झूम कल्टीवेशन को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या, पहले क्या किया, एक वन पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, खेत है, ज़मीन है, उस पर इन लोगों ने खेती किया, ठीक है। फिर वहाँ पे जब इनका कुछ साल इन्होंने खेती किया और वहाँ की जब ज़मीन क्या हो गई, बंजर हो गई, अब वो वहाँ पे खेती करेंगे अगर ये लोग, तो वहाँ का जो अनाज है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ के तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई सॉइल में। तो ये लोग उस जगह को जला देंगे और आगे मूव हो जाएंगे और आगे जा कर के ज़मीन को, आगे की ज़मीन पर जा कर के ये लोग खेती करेंगे। तो झूम कल्टीवेशन के अंडर में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंडर में यही होता है। तो कुछ ट्राइबल्स ये झूम कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इसको प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे, मोस्टली जंगलों में किया जाता है। ट्राइबल्स पहले क्या करते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं, ठीक है, ताकि इतने बड़े बड़े ट्रीज़ रहेंगे किसी जंगल में तो भला नीचे तक सूरज की रोशनी जाएगी क्या, सारी रोशनी तो सूरज की वही ऊपर वाले जंगल वाले जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पत्तियाँ, वही सब अपने में सुखा ले, कहे कि नीचे नहीं जाना। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। फिर नीचे से फिर जो क्रॉप प्लांटेशन करेंगे हम लोग, उनको तो सनलाइट मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, फिर वो ग्रो करेंगे वहीं पे सड़ जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले लकड़ी का जो ऊपर ही हिस्सा है उसको सब काट देते हैं, ताकि जंगलों के, ताकि जो सनलाइट है वो नीचे फॉल करे। अब क्या करेंगे, दे ऑल्सो बर्न द वेजिटेशन ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। फिर ये लोग क्या कर देते हैं, वही पेड़ों में आग वाग लगा देते हैं ताकि वो ज़मीन क्या हो जाए, इन लोगों की खाली हो जाए। फिर द ऐश दस प्रोड्यूस्ड कंटेंट पोटैश एंड वाज यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। अब जो राख मिलेगा उसमें क्या होगा, पोटैश होगा, और उसको इन लोग फर्टिलाइज़र की तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ट्रीज़ को कट करेंगे, ठीक है, सॉइल को कल्टीवेशन के लायक बनाएंगे। फील्ड को ये लोग प्लो नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर सोइंग द सीड्स, ये ऐसे ही बस डाल देते हैं।
इंस्टेड द सीड्स वर सिंपली स्कैटर्ड ऑन द फील्ड। तो वही आप देख पा रहे हो कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। कोई भी मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ही बिया वगैरह ऐसे ही फेंक दिया, बस वो अपना पकड़ लेगा, ठीक है। जब क्रॉप होगा फिर उसको हार्वेस्ट कर दिया, भगवान इनकी सुन भी लेते हैं, खूब लहलहा जाता है खेत खलियान, मतलब वही जंगल, ठीक है। हम लोग तो साल भर फर्टिलाइज़र दो, दुनिया भर का उसमें ताम झाम करो, तब भी बढ़िया खेती हो जाए तो बात ही अलग है। खैर, फॉर द नेक्स्ट 4 years ये लोग यही काम करते हैं। दैट इज़ नो क्रॉप वॉज कल्टिवेटेड ऑन दैट पीस ऑफ लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है। फिर 4 सालों तक उसके ऊपर कोई क्रॉप नहीं कल्टिवेट करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे ज़मीन पर करेंगे। और इस तरीके से इन लोग इसलिए करते हैं कि 4 साल बाद फिर से सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेगा। वही जो आप लोगों ने पढ़ा था ना, क्या है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। झूम कल्टिवेटर्स को सबसे ज़्यादा झूम कल्टिवेटर्स कहाँ पे रहते हैं? ट्राइबल पीपल जो लोग झूम कल्टिवेशन को फॉलो करते हैं वो हिली फॉरेस्टेड रीजन्स में रहते हैं। हिली और फॉरेस्टेड रीजन्स में क्यों रहेंगे? क्योंकि वहीं पर घने घने जंगल है कि नहीं। ठीक है, फिर ऐसा इन लोग इसलिए भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, और फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं ये लोग, सेंट्रल इंडिया में भी ये लोग रहते हैं। ऐसा इन लोग क्यों करते हैं, मतलब फॉरेस्ट वगैरह में क्यों रहते हैं? क्यों, ताकि ये लोग ईजिली मूव कर सकें। सो दे मूव फ्रीली विद इन फॉरेस्ट एंड यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट टू प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन। तो ये लोग क्या काम करते थे? जंगलों में घूमते रहते थे, झूम कल्टिवेशन को फॉलो करते हैं। देखो, झूम कल्टिवेशन वॉज प्रैक्टिस्ड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये हो गया आपका झूम कल्टिवेटर्स के बाद। अब आ जाओगे ट्राइबल्स एज हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। मतलब जो जंगलों के सामान वगैरह बटोर के अपना काम चला लेते हैं, लकड़ियाँ वगैरह। भाई जंगल से एक सिर्फ लकड़ी ही नहीं निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। फॉरेस्ट जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो हंटिंग एनिमल्स, गैदरिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनका क्या है? यही इनका संसाधन है जिससे अपना ये जीवन यापन करेंगे। दे हंटेड कलेक्टिवली एंड डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। और जब हंट करेंगे कोई जानवर को और फिर मीट जो इनके पास आएगा उसको अपने आप में ये लोग इक्वली बांट लेंगे। ये लोग फ्रूट्स को भी गैदर कर लेते हैं, ठीक है। पेड़ पे से आम टपका उठा लिए, ठीक है। एंड रूट्स फ्रॉम दी फॉरेस्ट, और जंगलों से ये लोग रूट्स भी ले आते हैं। दे ऑब्टेन्ड ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ महुआ एंड साल ट्रीज। महुआ का पेड़ कौन कौन नहीं देखा? उन बच्चों की बात छोड़ो, जो बच्चे देखे हैं महुआ का पेड़ वो हमको यहाँ पे लिख के कमेंट करेंगे कि मैम यस हमने महुआ का पेड़ देखा है। उस महुआ के बीए से, साल के बीए से, ट्री से ये लोग क्या काम करते हैं? तेल वगैरह अपना निकाल लेते थे अपने इस्तेमाल के लिए। बहुत सारे हर्ब्स, श्रब्स भी कलेक्ट करते थे ताकि उनकी सब्ज़ी वगैरह बना खा सकें, और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती थी। जैसे कि आप तुलसी प्लांट को ही ले लो, उस जो हर्ब है क्या है वो, उसकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी है ये सारे बच्चे जान गए होंगे। खैर कोविड में तो सभी पूरी दुनिया ही जान गई है, ठीक है। और उसी से इन लोग अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ट्राइबल कम्युनिटी का, जिसको हम लोग नाम क्या दिए हैं? खोंड कम्युनिटी। अब ये खोंड कौन से स्टेट के जंगलों में रहती है? तो उड़ीसा के जंगलों में रहती है। ये लोग कहाँ जाते हैं? लोकल मार्केट्स में जाते हैं अपने जंगल के सामान को लेकर के बेचने के लिए। तो अब ये क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में नहीं है, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं मार्केट में सामान बेचने के लिए। कुसुम और पुलाश फ्लावर्स, इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये ले जा करके मार्केट में बेचते हैं। ये जो फ्लावर्स हैं इनको कौन लाता है? लोकल वीवर्स एंड लेदर दे वर बॉट बाय द लोकल वीवर्स एंड लेदर मेकर्स टू कलर क्लोथ एंड लेदर। इन फ्लावर्स को ख़रीदता कौन है? वहाँ के लोकल वीवर्स हैं, मतलब जो लोग कपड़े वगैरह की बुनाई वहाँ पे करते हैं वो लोग खरीदते हैं इन फ्लावर्स को ट्राइबल्स से। और लेदर मेकर्स भी खरीदते हैं, ठीक है, चमड़े का जूता वगैरह बनाने के लिए, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं? लेदर को रंग सकते हैं और टेक्सटाइल्स को भी रंग सकते हैं। इसलिए कौन कौन से फ्लावर्स? कुसुम और पोटाश, पलाश, नॉट पोटाश। ओके। ईच रीजन इनहैबिटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी डिड नॉट ग्रो ऑल द थिंग्स दैट द ट्राइबल नीडेड। अब हर जगह पे जो भी ट्राइबल की ज़रूरत है सारा सामान वहाँ पे उग जाए, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं।
तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ट्राइबल्स ने एक्सचेंज का सिस्टम अपनाया, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, दे ऑल्सो बॉट थिंग्स विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी दे अर्न बाय डूइंग ऑड जॉब्स इन सराउंडिंग विलेजेस लाइक कैरिंग लोड्स और कंस्ट्रक्टिंग रोड्स। तो पहली बात तो एक्सचेंज वाला जो चीज़ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये लोग क्या काम करते हैं कि जैसे मान लो एक ट्राइबल कम्युनिटी है वहीं आसपास की जहाँ पे पलाश फ्लावर्स हो, और एक ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ पे कुसुम फ्लावर्स ज़्यादा मात्रा में हो, तो ये लोग क्या काम करेंगे, जा करके पलाश फ्लावर्स को दे करके कुसुम फ्लावर्स को ले आएंगे। इस तरीके से ये लोग अपना काम निकाल लिए। कुछ लोग क्या काम करते हैं, कुछ जो आसपास की जगहों पर कुछ काम होता रहता है वो भी जा करके करने लगते हैं, जैसे कि सामान वगैरह ढोना, रोड्स वगैरह बनवाने में मदद करना, ठीक है। सम ऑफ द ट्राइबल्स वर्कड इन द फील्ड्स ऑफ फार्मर्स एज लेबरर्स। कुछ लोग किसानी का भी काम करते हैं। ट्राइबल्स को सबसे ज़्यादा काम कब ढूंढना पड़ता होगा, जब जंगलों में इतनी मात्रा में उत्पत्ति प्रोड्यूस नहीं होता होगा कि तब इन लोगों का सस्टेनेंस लाइफ चल सके, जी सके ये लोग, तब इन लोगों को काम ढूंढने की आवश्यकता होती होगी। हिस्ट्री रिवील्स में आ जाओ। इन 1874 की कहानी है। अ मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म नोन एज दी खेरवार और साफा वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ भगीरथ मांझी। अरे बाप रे, मांझी की तो बात ही छोड़ दो। बेसिकली एज द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इट अपोज्ड द ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी। तो 1874 की बात है। एक मूवमेंट था जो कि सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड था, मतलब समाज में बदलाव लाने के लिए था, जिसका नाम था खेरवार या फिर सफा भी कुछ लोग बोलते थे। किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, भगीरथ मांझी के लीडरशिप में। ये सोशल रिफॉर्म था, इसमें एक्चुअली में क्या था कि जो भी ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसी थी, ये लोग ट्राइबल से भी जाकर पैसा चूसते थे, पता है। तो उसको अपोज करने के लिए, मतलब उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए इस सोशल रिफॉर्म को किया गया था। चलो, तो यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है कि ट्राइबल्स जो है वो सेल और परचेज ऑफ गुड्स में भी ये लोग करते हैं, कि मतलब भाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह ले जा करके बेच दिया और कुछ सामान उसके बदले में अपने यूज़ कर ले आए, ठीक है। ट्रेडर्स जिनसे ये लोग परचेजेस करते हैं, मतलब ख़रीदते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, मतलब जो बिजनेसमैन है, वो लोग क्या काम करेंगे। अरे बच्चों, पेज ही नहीं पलट पाए थे क्या, कोई बात नहीं, आप लोग अपने बुक में बदले होगे ना। तो यहाँ पे ये बच्चे ये देख लीजिएगा, ये क्या है, वुमेन ऑफ द खोन ट्राइब। तो खोन ट्राइब के वुमेन देखो अपने सर पे कैसे इतना सारा लकड़ी लाद के ले जा रही है। हम लोग उसको कह दे तो वहीं चक्कर आ जाएगा हम लोगों को। तो ये सब क्या ट्राइबल पीपल है। चलो, तो हाँ, तो अब जो दुकानदार हैं, जहाँ पे ये लोग सामान खरीदने जाते हैं ट्राइबल पीपल, वो लोग दुकानदार लोग क्या काम करते हैं कि इन लोगों को खूब महंगे महंगे दाम पे सामान देंगे। अब महंगे दाम पे सामान देंगे क्योंकि इनको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि इनको तो मार्केट की जानकारी है नहीं। तो ट्राइबल्स जो थे अब धीरे धीरे क्या होने लगे, मनी लेंडर्स पे डिपेंड होने लगे। कि भाई मनी लेंडर्स क्या करते थे, जब इनको ज़रूरत होती थी पैसों की तो इनको पैसे देते थे, लेकिन उसके रिटर्न में मनी लेंडर्स क्या लेते थे, उन पैसों को तो वापस लेंगे ही, प्लस ब्याज समेत लेंगे, मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी उस पर लेंगे। आप लोग क्लास 8 में हो, आप लोगों को सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उस पर इंटरेस्ट भी कमाते थे मनी लेंडर्स। तो इस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी को अब मनी लेंडर्स के पास पैसे लेने जाना पड़ता था। अब जो इंटरेस्ट होता था मनी लेंडर्स जो चार्ज करते थे वो भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो इसलिए क्या हुआ, अब धीरे धीरे ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, डिफ़िकल्ट हो गया ये बात कि वो अपने जो भी उनसे उधार लिया था उसको वो चुका पाए, मतलब वो लोग चुका नहीं पाते थे। तो ये बहुत थोड़ी सी कमाई होती थी और उसमें वो लोग क्या बैठ करके चुकाएंगे। अब देयर इनएबिलिटी टू पे बैक द लोन एंड द माउंटिंग इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ एन एडेड टू देयर पॉवर्टी। और वो चूँकि लोन को चुका नहीं पाते थे इसलिए वो लोग गरीबी का शिकार हो जाते थे। तब क्या हुआ, इन लोगों ने मार्केट की जानकारी लेना, कॉमर्स मतलब किस तरीके से बाज़ार चलता है, किस तरीके से वहाँ पे ख़रीद बेच होती है, सारी चीज़ों को इन लोग समझने लगे। ठीक है, ये लोग ट्रेडर्स को रेफ़र करने लगे, मनी लेंडर्स को एज दीकूज मीनिंग ईविल आउटसाइडर्स। तो ये लोग ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को क्या नाम देने लगे, दीकूज का। दीकूज मतलब ये लोग क्या है, ईविल आउटसाइडर्स, मतलब ये लोग जो बाहर के लोग हैं
ये लोग हमारे लिए शत्रु समान है, हमारे दुश्मन हैं। हु वर मेकिंग देम सफ़र ट्रेमेंडसली, जो कि हमें इतना झेला रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अब ट्राइबल्स जो कि एनिमल होल्डर्स की तरीके से काम करते थे, सेटल्ड कल्टिवेटर्स की तरीके से काम करते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट क्या था ट्राइबल्स पे, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री है तो थोड़ा तो लंबा चलेगा ही। चलो क्लास, थैंक यू, बाय।